हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 22 यानी कि 22 वीडियोज़ हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का यूज़ कहीं भी नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कहीं पर भी नहीं। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द की जगह जो है तो किस शब्द को लाया गया है? तो फेडरल शब्द की जगह जो है तो यूनियन शब्द का यूज़ किया गया है। अब देखो, यूनियन शब्द का यूज़ कहाँ पर किया गया है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखो, कई बार आपने यहाँ पर सुना होगा कि भारत भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आपको नोट रखना है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 1 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 1 हमने यहाँ पर देखा, तो आर्टिकल 2 भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सिक्किम। सिक्किम देखो, पहले एक विदेशी राज्य था जिसको भारत में मिलाया गया था। अच्छा, इसको भारत में कब मिलाया गया था और कितने नंबर के संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अब देखो, यहाँ पर हमने आर्टिकल 1 भी देखा, आर्टिकल 2 भी देखा, तो आर्टिकल 3 भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य की सीमा, नाम आदि और क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। तो ये कहता है आर्टिकल 3। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 देखे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो, यहाँ पर फेडरल दिया गया है, तो फेडरल का अर्थ भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फेडरल होता क्या है? तो फेडरल होता है कोई भी ऐसा राज्य जो देश से अलग हो सकता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएसए में जो स्टेट्स हैं वह जो है तो देश से अलग हो सकती हैं, तो वो एक फेडरल राज्य है। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स कुछ एक नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप इन। तो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई थी? तो ये विकसित की गई थी यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ एक ऐसे देश हैं जिनकी संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब देखो, आप कन्फ्यूज़ कहाँ पर होते हो? आप एक तो जापान की संसद के नाम में कन्फ्यूज़ होते हो और एक रशिया, रूस के नाम में कन्फ्यूज़ होते हो। तो देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जापान की संसद का नाम क्या है, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो वो क्या है? तो वो है डाइट, ये आपको पता होना चाहिए। और रूस की संसद का नाम क्या है? तो वो है ड्यूमा। यहाँ पर देखो, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जापान की संसद का नाम है डाइट और रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट है, इजराइल की संसद का नाम बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो वो है नेसेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हमीरपुर बोर्ड अफगानिस्तान की संसद का नाम बहुत बार पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा। क्या नाम है? शूरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, विच सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। तो कौन सा विषय राज्य सूची में है? अब देखो, हमारे संविधान में टोटल 3 सूचियां हैं। अब वो 3 सूचियां आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है संघ सूची, जिसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, फिर आती है राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, और फिर आती है समवर्ती सूची, जिसको कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है स्टेट लिस्ट की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। तो राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? तो वो आता है एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी सूचियां हैं। तो हमारे संविधान में टोटल जो है तो 3 सूचियां हैं। एक तो आ जाती है संघ सूची, जिसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, फिर आ जाती है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, फिर आ जाती है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले जो सेंट्रल लिस्ट है, संघ सूची है, वहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें टोटल विषय कितने हैं। तो इसमें टोटल विषय हैं 100, और 100 विषयों में कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे इसमें बैंकिंग आ जाता है, रेलवे आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, आर्मी आ जाता है, तो ये आता है सेंट्रल लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट की यहाँ पे बात की गई है, तो स्टेट लिस्ट का पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल विषय कितने हैं। तो वो है 61। और स्टेट लिस्ट में देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है। तो एक तो आ जाता है एग्रीकल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पुलिस भी इसमें आ जाता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन भी इसमें आ जाता है, हॉस्पिटल भी इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको नोट रखना है कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं।
फिर हमारी आती है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल हैं 52 विषय। और इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें कुछ एक विषय आते हैं, जैसे एजुकेशन इसमें आ जाता है, फॉरेस्ट इसमें आ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स इसमें आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसमें आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आप सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो हैं 3। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है? तो देखो संविधान के आर्टिकल 246 में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अब ये तो मैंने आपको बताया आर्टिकल। कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की किस अनुसूची में यानी कि किस शेड्यूल में इन सूचियों का वर्णन किया गया है? तो देखो संविधान की 7वीं अनुसूची में यानी कि 7th शेड्यूल में जो है तो इन सूचियों का वर्णन किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल आपको पता चल गया आर्टिकल 246 और शेड्यूल आपको पता चल गया 7th शेड्यूल। कई बार आपसे पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि किस भाग में इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाग 11 में, पार्ट 11 में। तो यहाँ पर देखो आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 246 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा किस शेड्यूल में यानी कि किस अनुसूची में इन 3 सूचियों का वर्णन है, तो वो है 7th शेड्यूल। और किस पार्ट में है, तो वो है 11। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो, अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए थे। अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री रही क्या थी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो देखो सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 1953 में जो है तो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो फजल अली की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। और इसमें 2 और सदस्य थे। वो 2 सदस्य कौन कौन से थे? तो वो थे KM पनिक्कर और HN कुंजरू। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है तो इसकी रिपोर्ट है, ये जो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, इसकी रिपोर्ट आई 1955 में। और 1955 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो वहाँ पर स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, यानी कि भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए राज्य के निर्माण के लिए। और उसके बाद जाकर के 1956 में जो है तो 1956 में राज्य पुनर्गठन से हमारे निर्मित हुए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो वो कौन कौन से थे? तो वो थे दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और लास्ट में बजाते हैं लक्षद्वीप निकाय या फिर यूमिन देवी आइलैंड। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो देखो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है। तो राज्यसभा से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? तो टोटल सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में 250, ये आपको पता होना चाहिए। और इन 250 में से जो 238 मेंबर हैं, जो 238 मेंबर हैं वह राज्यों की विधानसभा से चुने जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और यहाँ पर कितने बच गए? तो यहाँ पर बच गए हमारे 12। तो 12 जो है तो ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ, सरल, इससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट रखना है। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? तो देखो संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम 6 मंथ यानी कि 6 माह का जो है तो अधिकतम अंतराल हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई थी संसद के सत्र की, तो सत्र पहले तो आपको बताना चाहिए सत्र किसे कहते हैं। तो सत्र होती है सांसदों की बैठक। ओके, अब देखो संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद में होते हैं टोटल 3 सत्र। कितने होते हैं? 3 सत्र। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है बजट सत्र। यह कब से कब तक होता है? तो यह फरवरी से लेकर के मई के महीने तक होता है। फिर आता है मानसून सत्र, यह जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में होता है। और फिर आता है शीतकालीन सत्र, यह जो है तो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में होता है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए।
अब 2-3 क्वेश्चंस और यहाँ से पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चंस में आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब कन्फ्यूज़ आप कहाँ पर होते हो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अब देखो सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो वो बुलाता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसद के सत्र को कौन समाप्त करता है? कौन समाप्त करता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। समाप्त कौन करता है? और वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। बट कन्फ्यूज़ आप कहाँ पर होते हो? कन्फ्यूज़ होते हो, कई बार आपसे पूछा जाता है कि संसद के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संसद के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर संसद के सत्र को बुलाने की बात आएगी तो वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, समाप्त करने की बात आएगी तो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, जबकि अध्यक्षता की बात आएगी तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो ये भी आपको नोट रखते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 187 की अगर बात की जाए, विच अथॉरिटी रिकमेंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ द रिवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? अब देखो आपको सिर्फ यहीं से पढ़ना है, राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए। तो देखो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, जो वित्त आयोग होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से, बिल्कुल 2 बार पढ़ना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वित्त आयोग यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे बात की गई है, तो फाइनेंस कमीशन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 280 में जो है तो फाइनेंस कमीशन की चर्चा की गई है। उसके बाद इसका गठन कौन करते हैं? तो इसका गठन करते हैं प्रेसिडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका गठन जब किया जाता है तो ये कितने साल तक रहते हैं? तो ये टोटल जो है तो 5 साल तक रहता है। वित्त आयोग जो टोटल 5 साल तक रहता है, और इसका काम मैंने आपको बता दिया कि सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5। इसमें जो है तो 1 अध्यक्ष होता है और 4 जो है तो अन्य सदस्य होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो 1 अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता किसके बराबर होती है? तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक और धन विधेयक, तो फाइनेंस बिल और धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 188 की अगर बात की जाए, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्यों के मत का मूल्य है। तो लोकसभा सदस्यों के मत का मूल्य होता है एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मतों की संख्या के अनुसार भिन्न। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप सभी को पता है जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब देखो जब भी टाइम मिलेगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो है तो राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया जाता है, उसमें किस तरह से MP और MLA भाग लेते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, बट कुछ एक वीडियोस के बाद है। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 54 आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। यह कहाँ पर कहा गया है, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वह है आर्टिकल 54। उसके बाद हम हर बार डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में वर्णित है? तो वह है 61। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111। और लास्ट में राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के बारे में जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 189 की अगर बात की जाए, विच इज़ ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट,
तो कौन सा उच्चतम न्यायालय के लिए सही है? तो उच्चतम न्यायालय के लिए सही कौन सा है? तो वो है इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किसकी की गई है? यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की गई है। तो इस सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 124 124 में। उसके बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? तो वह हैं 34। कितने हैं? 34। इनमें से जो है तो एक जो है तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और जो है 33 हैं वो जो है तो जज हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया जो एक जो है तो CJI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो हमारे प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है NV रमना। कौन है? NV रमना। और ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? तो ये हैं 48 यानी कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स नोट रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है तो इकोनॉमी से बच रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारा 190 है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो कौन सा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है? अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है उसमें एडल्ट एजुकेशन आ जाता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाता है, रूरल वाटर सप्लाई आ जाता है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता इसमें नहीं आता। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है इसको कब जो है तो चलाया गया था, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को 5th 5 ईयर प्लान यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष यानी कि 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1974 में इसे बनाया गया था। अब यहाँ पर आप पूछोगे, अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले बनता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आपको नोट रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय मॉडल ये जो योजना है वह DP धर मॉडल पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है तो केंद्रीय बिंदु क्या था? तो इसमें केंद्रीय बिंदु निर्धनता उन्मूलन दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। एक पॉइंट मैं आपको हर बार बताता हूँ, योजना अवकाश काल यानी कि प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश काल कब से कब तक था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।